अमेरिकी राष्ट्रपति को सुरक्षा देना कोई आसान काम नहीं है। उसके बावजूद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के जवान बिना किसी सवाल के लगातार अपना फर्ज अदा करते रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी खुद की जान ही क्यों न गंवानी पड़े। वो अमेरिकी राष्ट्रपति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन काले काले सूट और चश्मा पहनने वाले इन एजेंट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको नहीं पता होंगी। एकदम नजरों के सामने छिपी हाईटेक इक्विपमेंट से लेकर भीड़ के दिमाग के साथ खेलना तक। आइए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं अमेरिकी सीक्रेट सर्विस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सबसे खतरनाक और जबरदस्त पैंतरों से। उनके एजेंट्स की संख्या आपकी जानकारी से कहीं ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादातर सीक्रेट सर्विस के एक छोटे से दल को ही साथ लेकर चलते हैं, जिसे देखकर बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक बड़ा ही छोटा सा विभाग होगा, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। किसी साई की तरह प्रेसिडेंट का पीछा करने वाले मुट्ठी भर एजेंट सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले कुल 6500 लोगों का महज एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। विभाग में करीब 3200 स्पेशल एजेंट्स काम करते हैं, जिनमें से कुछ ही राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे होते हैं और बाकी के एजेंट्स विवेचना और दूसरी महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेदारियों का बीड़ा उठाते हैं। विभाग की यूनिफॉर्म डिवीजन में करीब 1300 ऑफिसर्स होते हैं जो सीक्रेट सर्विस सुरक्षा प्राप्त वीआईपीज के प्रोग्राम स्थल वगैरह को सुरक्षित करते हैं। वहीं विभाग के टेक्निकल, प्रोफेशनल और एडमिन डिवीजन में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 2000 के आसपास होगी। यानी कैसी भी मुसीबत आ जाए उससे निपटने के लिए सीक्रेट सर्विस के पास कोई ना कोई एक्सपर्ट बंदा या बंदी जरूर उपलब्ध रहता है। वे किसी को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि राष्ट्रपति की रक्षा करना सीक्रेट सर्विस का सबसे बड़ा धर्म है, पर उसके साथ साथ उन्हें अमेरिका के और भी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उतनी ही कड़ी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो 24 घंटे स्पेशल एजेंट्स की निगरानी तले रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति या राष्ट्रपति के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में अगले क्रम पर आने वाले किसी भी व्यक्ति का। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति की फैमिली, भूतपूर्व राष्ट्रपति और उनके नाबालिग बच्चों, अमेरिका पधारने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और यहाँ तक कि पोप जैसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी सुरक्षा देनी होती है। इस लिस्ट में नाम आना आपको शायद कोई बड़ी बात लगती हो, पर सच तो यह है सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। आपको जानकर भले ही अजीब लगे, लेकिन राष्ट्रपति महज अपनी एक दस्तखत से किसी का भी नाम इस लिस्ट में डाल सकते हैं। नियमों के इस छोटे से झोल का फायदा उठाकर राष्ट्रपति किसी को भी अति महत्वपूर्ण घोषित कर सकते हैं, भले ही वो शख्स विभाग के सख्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ना करता हो। यानी तकनीकी तौर पर अगर राष्ट्रपति चाहें तो मेरे और आप जैसे मामूली लोगों को भी उस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ और ज़्यादा बोल जाऊं और सीक्रेट सर्विस वाले मुझे आकर उठा लें, आप लगातार अपडेटेड रहने के लिए नीचे दिखाई दे रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं रोज़ ही अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाता हूं ताकि आपके सवालों का जवाब मिल सके। तो आइए अब सीक्रेट सर्विस पर वापस चलते हुए हम उनके बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें जान लेते हैं। राष्ट्रपति कभी अकेले नहीं होते। राष्ट्रपति के सुरक्षा दल में शामिल एजेंट्स को उनके साथ हर जगह जाना पड़ता है, और वो हर जगह से मेरा मतलब है सचमुच हर जगह। जी हाँ, डॉक्टर की क्लिनिक से लेकर बाथरूम जाने तक हर समय एक एजेंट राष्ट्रपति के साथ होता है, क्योंकि ये किसी शख्स द्वारा राष्ट्रपति को बिना पैंट के पकड़ लेने का खतरा नहीं उठा सकते। इतना नजदीकी शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन माना जाता है कि जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन अपनी प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे तो हर अपॉइंटमेंट में उनके साथ एक एजेंट मौजूद होता था। जी हाँ, हर अपॉइंटमेंट में। यानी कि डॉक्टर जब भी रीगन को झुकाकर उनके पीछे का हिस्सा चेक करता था तो वहीं बगल में एक हथियारबंद एजेंट भी मौजूद होता था, जो जरा भी खतरा महसूस होने पर डॉक्टर की हत्या कर सकता था। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो बेचारा डॉक्टर इतने प्रेशर तले अपना काम पूरा कैसे करता होगा। राष्ट्रपति उनका आदेश मानने को मजबूर होते हैं। लगातार एजेंट से घिरे होने के कारण राष्ट्रपति भले ही खुद को एकदम सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन अपनी मर्जी से बाथरूम तक भी ना जा पाने के चलते कभी कभी उनका मूड जरूर खराब होता होगा। भले ही प्रेसिडेंट की प्राइवेसी की भीषण इच्छा हो, पर सीक्रेट सर्विस वाले चाहकर भी उनका साथ नहीं छोड़ सकते। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का हर वक्त मौजूद होना एकदम अनिवार्य है। यानी अगर राष्ट्रपति अपने समर्पित एजेंट्स को उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने का डायरेक्ट ऑर्डर भी दें, एजेंसी उनकी बात कभी नहीं मानेगी। प्रेसिडेंट के अलावा सीक्रेट सर्विस की प्रोटेक्शन पाने वाला कोई भी फैमिली मेंबर, भूतपूर्व राष्ट्रपति या कोई दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर एजेंट को अपने साथ ना रखना चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन बेचारे राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं होता। माना कि एक ऐसा राष्ट्रपति है जो किसी भी चीज को नो कह सकता है, पर सीक्रेट सर्विस वालों को वो कभी मना नहीं कर सकता।
वे कोड नेम में बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बहुत से फायदे होते हैं, जिसमें आजाद दुनिया का नेतृत्व करने से लेकर व्हाइट हाउस में रहने का अवसर मिलना तक शामिल होता है। पर उनमें से सबसे मजेदार फायदा होता है अपने खुद के लिए नया कोड नेम चुनने का मौका मिलना। एजेंट्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवार के लोगों को पहले ही अप्रूव किए जा चुके नामों की एक लिस्ट देते हैं। किसी एक परिवार के सदस्यों का कोड किसी एक ही अक्षर से शुरू होता है और उन्हें लिस्ट से अपना पसंदीदा इंडिविजुअल कोड चुनना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप का कोड नेम था मोगल, जो उनके बिजनेस एम्पायर की तरफ इशारा करता था। वहीं मेलेनिया ट्रंप का कोड था म्यूज, क्योंकि वो हर वक्त ऐसी ही नजर आती थी जैसे किसी चीज को देखकर कंफ्यूज हो। राष्ट्रपति जो बाइडेन आज भी 2016 में उपराष्ट्रपति पद के दौरान मिलने वाला अपना कोड केल्टिक ही यूज करते हैं, जो उनकी आयरिश विरासत की तरफ इशारा करता है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पायोनियर कोड इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वो किसी बड़ी पार्टी के टिकट से जीतने वाली पहली अश्वेत और इंडियन अमेरिकन महिला हैं। कोड का मतलब कुछ भी हो, ध्यान बस इस बात पर दिया जाता है कि उन्हें आसानी से बोला और याद किया जा सके, ताकि जो एजेंट्स वायरलेस पे बात करते हैं उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको भी अपने लिए एक कोड चुनने का मौका दिया जाए तो आप कौन सा नाम चुनेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। वे सिर्फ लोगों की ही रक्षा नहीं करते। ये बात तो सभी जानते हैं कि सीक्रेट सर्विस विभाग का गठन साल 1865 में अमेरिका के अद्वितीय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा किया गया था। लेकिन उस वक्त राष्ट्रपति की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस वालों के जिम्मे नहीं हुआ करती थी, जैसा कि राष्ट्रपति लिंकन की हत्या से साबित भी होता है। शुरू में विभाग का पूरा नाम सीक्रेट सर्विस डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी भी हुआ करता था, जिसका मुख्य काम था नकली डॉलर बनाने वालों का भंडाफोड़ और गिरफ्तारी। हालांकि अब सीक्रेट सर्विस ट्रेजरी विभाग के अंडर में नहीं आता, लेकिन अमेरिका के वित्तीय सिस्टम को अपराधियों द्वारा शोषित किए जाने से बचाना आज भी उनके कर्तव्यों में शामिल है। मार्च 2020 में एजेंसी ने साइबर फ्रॉड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जो एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय अपराध टास्क फोर्स के विलय से बनाई गई थी। इस नए प्रकोष्ठ का काम था साइबर क्राइम निवारण, जिसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सिर्फ साल 2016 में ही 10,900 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचा था। एजेंसीज का ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि साल 2018 की आधिकारिक होमलैंड डिफेंस नीति में सीक्रेट सर्विस द्वारा अर्थव्यवस्था और पेमेंट सिस्टम की रक्षा को राष्ट्रपति की रक्षा करने से भी ज्यादा वरीयता दी गई है। किसी ने शायद सच ही कहा है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अक्सर अपराधियों से भी मदद लेते हैं। साइबर क्राइम रोकने के लिए सीक्रेट सर्विस वाले दुनिया के सबसे शातिर हैकर्स को आखिर कैसे गिरफ्तार करते हैं? जवाब है, इसके लिए वे खुद ही अक्सर एक से बढ़कर एक हैकर्स की मदद लेते हैं। कम से कम शातिर अपराधी अल्बर्टो गोंजलेस की मदद तो जरूर ली गई थी। साल 2008 में अल्बर्टो को 13 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स के नंबर चुराने के लिए अरेस्ट किया गया, जो उस वक्त तक किसी रिटेल स्टोर के सिस्टम में लगाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी सिन थी। उसे 20 साल की जेल की सजा हुई, लेकिन बाद में उसने दावा किया कि वो हमेशा से सीक्रेट सर्विस के मुखबिर के तौर पर काम करता रहा था। उसके मुताबिक उसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वालों का पता लगाने का काम दिया गया था, जिसके बदले उसे साल के $75,000 की पेमेंट भी मिलती थी, जो हमेशा कैश में होती थी, ताकि एजेंसी और हैकर के बीच में कोई संबंध न स्थापित किया जा सके। लेकिन ये सब उससे पहले की बात है, जब उसने खुद हैकिंग करके सिस्टम के $10 लाख का चूना नहीं लगाया था। सीक्रेट सर्विस ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और अल्बर्टो को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अल्बर्टो सीक्रेट सर्विस वालों द्वारा हायर किए जाने वाले इकलौते अपराधी नहीं थे। आइडेंटिटी फ्रॉड करने वाले ब्रिट जॉनसन दावा करते हैं कि साल 2005 में नकली चेक के जरिए शॉपिंग करते हुए पकड़े जाने के बाद एजेंसी ने उनसे भी काम लिया था। जेल जाने के बदले उसे महज $350 प्रति हफ्ते की तनख्वाह मिलती थी, पर दूसरे कार्ड चोरों को पकड़ने में मदद करनी थी उसको। लेकिन सिर्फ 10 महीने के बाद ही जॉनसन की सेवाएं रोक दी गईं, क्योंकि एजेंसी को पता चला कि अल्बर्टो की तरह वो भी एजेंसी की पीठ पीछे टैक्स चोरी की एक भारी भरकम स्कीम चला रहे थे। फिलहाल पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि एजेंसी ने आज तक कुल मिलाकर कितने चोरों चक्कों की मदद ली होगी, लेकिन अगर मेरी राय पूछी जाए तो हमारे लिए ये बेहतर होगा कि ऐसे शातिर हैकर कानून के खिलाफ काम करने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करें। स्याही का विशाल भंडार। भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड ऑनलाइन ही किए जाएं, क्योंकि फर्जी करेंसी ढूंढना अमेरिका में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे सीक्रेट सर्विस वाले बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। इतनी गंभीरता से कि उन्होंने अपनी खुद की एक समर्पित लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए 12,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की स्याही के सैंपल रखे हुए हैं। इस भंडार में पेन की स्याही, बोतल वाली स्याही और यहाँ तक कि प्रिंटर का ट्रिक की स्याही भी रखी हुई है, जिसे दुनिया भर से इकट्ठा किया गया है। और कुछ सैंपल तो 1920 के दशक के जमाने के हैं। इससे फायदा ये होता है कि किसी भी अपराध में
एजेंसी झट से पता लगा सकती है कि उसमें किस तरह की स्याही का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उन्हें अपराध की लोकेशन और उसके टाइम फ्रेम से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए धमकी भरे या ब्लैकमेल वाली चिट्ठियां भेजने वालों का पता लगाने में भी मदद मिलती है। यानी अगर आपको कभी व्हाइट हाउस वालों को गुस्से से भरी कोई चिट्ठी लिखनी हो तो मेरी सलाह तो ये है कि इसके लिए किसी पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कोई भी चीज मजाक में नहीं लेते। अगर आपने मजाक में भी अमेरिकी राष्ट्रपति या किसी दूसरे उच्च अधिकारी को धमकाने की कोशिश की तो ये आपके लिए जरा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ आपको बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं, बल्कि सीक्रेट वाले आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को लेंस के नीचे रखकर बारीकी से खंगालेंगे। खतरे की गंभीरता भांपने के लिए प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस कही जाने वाली पद्धति के तहत सीक्रेट सर्विस वाले दोषी को जिंदगी के हर एक छोटे बड़े पहलू की पड़ताल के आधार पर इन धमकियों का गंभीरता से आकलन करते हैं। पड़ताल के नतीजों के आधार पर दोषी को मात्र एक चेतावनी, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या ई श्रेणी के अपराध का दोषी करार दिया जा सकता है, जिसमें 5 साल तक की जेल का प्रावधान होता है। भूतपूर्व सीईओ मैट हैरिंगटन को एक ऐसा ही सबक प्राप्त हुआ जब 2016 में उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक फेसबुक पर निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई धमकी भरे पोस्ट और कमेंट डाल दिए। पर बदकिस्मती से उनकी ये पोस्ट वायरल हो गई और अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि सर्विस के 2 एजेंट उनके दरवाजे पर आ धमके। मैट ने उनसे माफी मांगते हुए समझाने की बहुत कोशिश की कि ये तो महज एक मजाक था, लेकिन साफ था कि सीक्रेट सर्विस वालों को इस मजाक में कुछ भी फनी नहीं लग रहा था। ये सिर्फ कोई मामूली से पिन नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की सुरक्षा दल में शामिल कोई यूनिफॉर्म नहीं बल्कि काले काले सूट और चश्मे पहनते हैं ताकि वे भीड़ में आसानी से घुल मिल सकें। लेकिन ये जाना पहचाना सा ईयरपीस अक्सर उनके कानों के पीछे नजर आता है, जो रेडियो के जरिए उन्हें अपनी बाकी की टीम से संपर्क साधने में मदद करता है। लेकिन इन एजेंट्स की पोशाक में एक ऐसी चीज भी शामिल होती है जिसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो चीज है एजेंट्स के सीने पर लगे ये छोटे छोटे से पिन। USA spending.gov के आंकड़ों के हिसाब से साल 2019 से लेकर अब तक ब्लैकिंगटन एंड कंपनी नाम की एक फर्म $67 लाख से भी ज्यादा कीमत की पिन्स उपलब्ध करा चुकी है। ब्लैकिंगटन वालों के मुताबिक वे दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्मार्ट शील्ड बैज बेचने के लिए अधिकृत है। इस पिन या बैज में एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो सीक्रेट सर्विस के डेटाबेस से जुड़ा होता है, जिस पर किसी भी एजेंट की पहचान वेरीफाई करने के लिए जरूरी सारी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। ये रेडियो चिप आमतौर पर ID बैज में ही लगाई जाती है, लेकिन शायद $67 लाख खर्च करके होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने खास अपने लिए कोर्ट के पिन में लगाई जाने वाली चिप बनवाई है। यानी अगर कोई बाहरी शख्स एजेंट का रूप धारण करके राष्ट्रपति के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से एजेंसी झट से उसे पकड़ने में कामयाब रहेगी। यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं तो उन्हें आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा भाई। कारों का अभेद काफिला। अमेरिकी राष्ट्रपति का काफिला दुनिया की सबसे सुरक्षित काफिला होने के साथ साथ सबसे ज्यादा जोखिम वाला भी है। ये काफिला असल में पहियों पर चलता पूरा का पूरा व्हाइट हाउस होता है, जिसका काम है राष्ट्रपति को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाना, और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस वालों के कंधे पर होती है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए इस काफिले में 35 अलग अलग वाहन होते हैं, जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स, मेडिकल और यहाँ तक कि एक हैजार्डस मटेरियल यूनिट भी मौजूद होती है। इस पूरे काफिले का हृदय होता है राष्ट्रपति को कैरी करने वाली लिमोजीन, जिसे चलाने का अधिकार सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के पास ही होता है। इस कार में मिसाइल हमले झेल सकने वाला कवच, अंधेरे में ड्राइव करने वाला सिस्टम और एक सील बंद केबिन होता है जो परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों को भी झेल सकता है। इन्हीं सब जबरदस्त फीचर्स के चलते इस कार ने अपने लिए द बीस्ट का एक उचित खिताब भी हासिल कर लिया है। लेकिन राष्ट्रपति को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए सीक्रेट सर्विस वाले सिर्फ इस कार की मजबूती पर ही निर्भर नहीं रहते। काफिले में ठीक वैसी ही एक दूसरी कार भी होती है जो समय समय पर राष्ट्रपति की कार से जगह बदलती रहती है। दोनों कारें हूबहू एक दूसरे जैसी होती हैं, यहाँ तक कि उनके नंबर प्लेट्स भी। और अगर राष्ट्रपति के काफिले पर कोई हमला करने आ भी जाता है तो सिर्फ 50% उम्मीद है कि वो सही कार को निशाना बना पाएगा, और जाहिर है मिस करने का इतना बड़ा जोखिम किसी भी हमलावर का हौसला पस्त करने के लिए काफी है। उनकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की होती हैं। राष्ट्रपति के काफिले या सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन प्राप्त किसी भी दूसरी कार पर यदि कोई हमला हो जाता है तो एजेंट्स का सारा ध्यान सिर्फ एक बात पर होता है, और वो है सुरक्षा प्राप्त VIP को जल्द से जल्द खतरे से दूर ले जाना। इसके लिए सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले सभी 6500 एजेंट्स और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के दौरान जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स सीखना कंपलसरी होता है। ये ट्रेनिंग मैरीलैंड में स्थित
546 यार्ड लंबे एक ट्रैक पर होती है, जहां एजेंट्स को गाड़ी चलाने की एक से बढ़कर एक टेक्निक सिखाई जाती है, जिसमें जे टर्न और 180 डिग्री स्पिन के बाद गाड़ी को तेजी से भगाने जैसी कठिन हैंडलिंग भी शामिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी की जान पर खतरा बना हो तो उस वक्त गाड़ी को यू टर्न लेकर मोड़ने का वक्त नहीं होता। सभी एजेंट्स के लिए 5 दिन चलने वाली ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना आवश्यक होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें राष्ट्रपति की गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें 5 दिन की एक दूसरी और भी उन्नत ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, जिसे प्रोटेक्टिव ऑपरेशंस ड्राइविंग कोर्स कहा जाता है। पर इन टेक्निक्स में महारत हासिल करना, वो भी अपना दिमागी संयम बरकरार रखते हुए, इतना टफ होता है कि ट्रेनिंग में शामिल होने वाले केवल 60% एजेंट्स ही उस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। यानी राष्ट्रपति की गाड़ी चलाना महज ड्राइविंग करना ही नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कठिन काम है। वे भीड़ काबू करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हम में से बहुत से लोगों को भीड़ नापसंद होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को होती है, क्योंकि दसियों हजार की भीड़ में होने वाली रैलियों और इवेंट्स में सुरक्षा प्राप्त वीआईपी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। ऐसी स्थितियों में वीआईपी की रक्षा के लिए एजेंसी पैरामीटर सिस्टम का सहारा लेती है। पैरामीटर का सबसे बाहरी घेरा लोकल पुलिस से बना होता है, जो इलाके में संभावित खतरों का एक प्रारंभिक आकलन करती है। उसके बाद वाले घेरे में सीक्रेट सर्विस एजेंट भीड़ में शामिल होकर लगातार हथियार वगैरह की तलाश जारी रखते हैं और कोई भी जानकारी मिलते ही बाकी की टीम को सूचित करते हैं। सबसे अंदर वाले घेरे में एजेंट्स राष्ट्रपति को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं और ये सुरक्षा का आखिरी घेरा भी होता है। खतरा कम करने के लिए एजेंट्स लगातार संदिग्ध हरकतों पर नजर बनाए रखते हैं, जैसे कि कोट या जैकेट की जेब में हाथ डालकर खड़े हुए लोग, जो हथियारबंद भी हो सकते हैं। लेकिन आपने सबसे अंदर वाले घेरे में शामिल एजेंट्स को अपनी जेब में हाथ डालकर खड़े होते कभी नहीं देखा होगा आपने, बल्कि उनके हाथ हमेशा ही उनके कोट के कॉलर पर होते हैं, जो देखने में बड़े ही अनकंफर्टेबल पोजीशन मालूम होती है। क्यों? ताकि वे पलक झपकते ही अपनी गन तक पहुंच सकें। हालांकि ऐसी पोजीशन में लगातार बंधे हाथों को देखकर लोगों ने यह दावा भी किया है कि शायद वे अपनी लोडेड बंदूकें छुपाने के लिए नकली हाथों की मदद लेते हैं, पर यह थ्योरी कब की गलत साबित हो चुकी है। खैर, जो भी हो, इस एजेंट को देखकर लगता है कि उसने स्थिति पर बड़ी ही मजबूत पकड़ बना रखी है। वे राष्ट्रपति के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद कभी कभार कोई सिरफराब भीड़ भाड़ वाली इवेंट में 2 बाहरी घेरों को पार करते हुए सबसे अंदर वाले घेरे पर पहुंच ही जाता है। जैसे इस बेवकूफ को ही ले लीजिए, जो 2016 में ट्रंप की एक इलेक्शन रैली में स्टेज पर चढ़ने लगा। खैर, उसे जल्दी ही धूल का स्वाद पता चल गया, पर एजेंट्स ने राष्ट्रपति को चारों तरफ से घेरकर अपनी पैनी नजरों से भीड़ को खंगालने में जरा भी देर नहीं किया। ये त्वरित प्रतिक्रिया उनकी कमाल की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहां मौजूद सभी एजेंट्स बिना किसी संकोच के ट्रंप को बचाने के लिए अपने खुद की जान जोखिम में डालने आ गए। क्या आपने कभी नोटिस किया कि खतरा टल जाने तक ये सारे एजेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल सटकर खड़े हुए थे? ऐसा करने से एजेंट्स में कंफ्यूजन नहीं होता और वे लगातार वीआईपी से सटे रहते हैं, ताकि हालात खराब होने पर उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके। एजेंट्स का यही निस्वार्थ सेवा भाव साल 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की जान बचाने में मददगार साबित हुआ। हत्या का प्रयास करते वक्त गनमैन जॉन हिंकली ने जब राष्ट्रपति पर बिल्कुल नजदीक से फायर किया गया तो एजेंट टिम मैकार्थी पलक झपकते ही गोलियों की बौछार के सामने कूद पड़े। उनकी इस निस्वार्थ त्वरित प्रतिक्रिया के चलते राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उस हमले से जिंदा बच पाए। खुशकिस्मती से मैकार्थी भी कुछ ही समय बाद एकदम चंगे हो गए, और भले ही लोग उन्हें कोई हीरो मानते हों, पर उनका कहना है कि वे सिर्फ वही कर रहे थे जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था। उनमें मेडिकल सूझबूझ भी होती है। सीक्रेट सर्विस के राष्ट्रपति सुरक्षा दल की जिम्मेदारी सिर्फ प्रेसिडेंट को सुरक्षित रखना ही नहीं होता, बल्कि इसमें किसी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को जिंदा रखना भी शामिल होता है। एजेंसी ये सुनिश्चित करती है कि उनके सभी एजेंट शुरू के 10 मिनट में फर्स्ट एड चिकित्सा देने में माहिर हों और निकटतम अस्पताल पहुंचने तक जैसे तैसे कुछ भी करके राष्ट्रपति को जिंदा रख सकें। राष्ट्रपति की यात्रा के लिए रूट प्लानिंग करते वक्त पूरा ध्यान रखा जाता है कि वे किसी भी समय स्थानीय ट्रॉमा सेंटर से 10 मिनट से ज्यादा की दूरी पर ना हो, लेकिन उस 10 मिनट के छोटे से अंतराल में भी मामला सीरियस हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के साथ चलने वाले एजेंट्स उनके ब्लड से मैच करती खून की थैलियां हमेशा अपने साथ रखते हैं, ताकि अचानक से जरूरत पड़ने पर उन्हें कहीं भी खून चढ़ाया जा सके। आप सोच रहे होंगे एजेंसी कुछ ज्यादा ही प्लानिंग कर दी है, लेकिन इसी डिटेल प्लानिंग और उम्दा ट्रेनिंग की बदौलत ही
राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन साल 1981 में खुद पर होने वाले उस जानलेवा हमले में जिंदा बच पाए थे। राष्ट्रपति को गोली लगी हुई थी, पर सबको लगा ये कोई मामूली सी चोट है। तभी स्पेशल एजेंट्स जेरी पैर ने नोटिस किया कि रीगन के मुंह से झाग वाला खून आ रहा था, जो साफ इशारा था कि उनके फेफड़ों में खून भर रहा था। गाड़ी को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल की तरफ मोड़ा गया, जहां डॉक्टर्स ने पाया कि राष्ट्रपति रीगन के फेफड़े में गोली धंसी हुई थी। भला हो उस सतर्क एजेंट का और उसकी कमाल की ट्रेनिंग का, जिसके चलते समय रहते राष्ट्रपति रीगन की जान बाल बाल बच गई और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। एजेंसी के पास एक CAT दस्ता भी है। वैसे तो राष्ट्रपति सुरक्षा दल अपने आप में ही काफी सक्षम होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे एक और भी उन्नत टेक्निकल दस्ते को जब चाहें तब अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। जी हाँ, हम मरीन्स की बात नहीं कर रहे और ना ही डेल्टा फोर्स की, बल्कि ये दस्ता एजेंसी का ही एक अंग है, जिसे सीक्रेट सर्विस काउंटर असॉल्ट टीम या शॉर्ट में कैट कहा जाता है, मतलब CAT। ये कमांडोज का एक बेहद फुर्तीला दस्ता होता है, जिसका मिशन होता है अमेरिकी राष्ट्रपति की जल्द से जल्द हिफाजत करना। अपने इस मिशन को बखूबी पूरा करने के लिए कैट टीम हमेशा सीक्रेट सर्विस की परमानेंट प्रोटेक्शन प्राप्त VIPs के आसपास ही रहती है, जिसके लिए वे प्लेन या रोड में से किसी भी मोड का इस्तेमाल कर सकती है। किसी भी हमले की स्थिति में एक और जहां आम एजेंट राष्ट्रपति को व्यक्तिगत सुरक्षा देते हैं, वहीं कैट एजेंट्स अपनी जबरदस्त फुर्ती और कमाल के हथियारों के जरिए किसी भी खतरे को पलक झपकते ही मार गिराते हैं। सीक्रेट सर्विस के इस दस्ते के काम करने के तरीके के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 5-5 सदस्यों वाली 2 कैट टुकड़ियां राष्ट्रपति के काफिले के साथ हर वक्त मौजूद रहती हैं। ये एजेंट्स काफिले में शामिल बख्तरबंद गाड़ियों की खिड़कियों में अक्सर देखे जा सकते हैं। ये सिर से पांव तक काली वर्दी और उन्नत गैजेट से लैस होते हैं और हाथ में खतरनाक सी दिखने वाली नाइट्स आर्मामेंट SR-16 राइफल होती है। अब ये हुआ ना भाई कुछ कायदे का बल प्रदर्शन। उन्हें भी प्रेसिडेंट की बात माननी ही पड़ती है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स लगभग रोजाना ही अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, लेकिन बात हमेशा सीने पर गोली खाने या बैरिकेडिंग फाड़ने वाले सिरफिरों को पटकने की नहीं होती। जून 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, तो उसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ओक्लाहोमा के तुलसा में एक रैली करने की जिद ठान ली। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की लाख मिन्नतों के बावजूद ट्रंप ने फैसला किया कि यदि लोग चाहें तो वे बिना मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर भी रैली में शामिल हो सकते हैं। रैली में जाने से सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को कोरोना हो जाने की संभावना थी, फिर भी अपने फर्ज के चलते वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ रैली में जाने के लिए बाध्य थे। उस रैली में करीब 6200 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से कम एक तो जरूर कोरोना पॉजिटिव था। ये बात सीक्रेट सर्विस को तब जाकर पता चली जब उनके 2 एजेंट कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके चलते दर्जनों दूसरे एजेंट्स को भी खुद को क्वारंटीन करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रैली का आइडिया ही गलत था, लेकिन सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति को कोई भी काम करने से रोक नहीं सकती। माना कि एजेंसी राष्ट्रपति को सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जरूरी सलाह दे सकती है, लेकिन सलाह के बावजूद अगर वे कोई काम करने की ठान ही लें, तो सीक्रेट सर्विस के पास उसे जैसे तैसे करके कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता। वे अपना कोई सीक्रेट नहीं छिपा सकते। ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी स्पेशल एजेंट के तौर पर सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने के मापदंड बड़े ही नीचे होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंस वाली पोजीशन तक पहुंचने के लिए एजेंट को एक पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। ये टेस्ट झूठ बोलते वक्त एजेंट्स के दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार और त्वचा की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी समेत शरीर की दूसरी गतिविधियों में होने वाली हलचल को भांप लेता है। बहुत सी कंपनियां भी इस टेस्ट को अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में शामिल करती हैं, लेकिन सीक्रेट सर्विस वाले इस टेस्ट के जरिए अपने भावी एजेंट्स की जिंदगी के छोटे से छोटे राज को उजागर करने के लिए कोशिश करते हैं, भले ही वो राज कितना भी प्राइवेट क्यों ना हो। यह टेस्ट रिक्रूटर के लिए एजेंसी से कुछ भी छिपा पाना नामुमकिन सा बना देता है। भले ये निजी जिंदगी में दखलंदाजी जैसा लगता हो, पर असल में ये टेस्ट जरूरी होता है। लोगों को एजेंट बनाने से पहले ही उनके बारे में हर एक छोटी बड़ी बात जान लेने से आगे चलकर कोई भी एजेंसी को उस एजेंट की जिंदगी से जुड़े किसी राज के बल पर कभी ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जरा विडंबना तो देखो मेरे भाई, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होने के बावजूद वे बेचारे अपनी लाइफ में कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकते। वे प्रेशर सेंसर से राष्ट्रपति की निगरानी करते हैं। सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति की सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होती है, लेकिन ओवल ऑफिस में देश से जुड़े कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे भी डिस्कस किए जाते हैं जिसके बारे में सीक्रेट सर्विस को भी कुछ नहीं पता होता। इसके लिए जब तक एजेंट्स को अंदर ना बुलाया जाए, उन्हें ओवल ऑफिस के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। लेकिन जब राष्ट्रपति ऑफिस का दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो सीक्रेट सर्विस कैसे पता लगाती है कि वो कहाँ है?
अंदरूनी सोर्सेज की माने तो वे ऑफिस की कालीन तले इंस्टॉल किए गए प्रेशर सेंसर्स की मदद से दरवाजे के पीछे से भी राष्ट्रपति के हर एक कदम की सटीक जानकारी हासिल कर लेते हैं और जरा भी गड़बड़ मालूम होने पर एजेंट्स की टीम धड़धड़ाते हुए ओवल ऑफिस के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि कालीन की कगर के बाहर सख्त लकड़ी की खुली हुई अच्छी खासी फर्श देखी जा सकती है। सोचिए अगर राष्ट्रपति खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाएं या कालीन पर यूं ही इधर उधर टहलने लगे तो एजेंट्स तो ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, सेंसर्स वाली ये बात सच है या बस एक महज मजाक है? फेक न्यूज। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब बताना बिल्कुल ना भूलें। सीक्रेट सर्विस का वजूद हमेशा रहेगा। एक अलग डिवीजन होने के नाते सीक्रेट सर्विस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। सो जाहिर है कि होमलैंड सिक्योरिटी अक्सर इसे दूसरे एजेंसीज के साथ मर्ज करने की सोचती होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरे उच्च अधिकारियों तक असीमित पहुंच होने के कारण एजेंसीज न जाने क्या कुछ अचीव कर सकती हैं, पर साथ ही उन्हें वीआईपी प्रोटेक्शन की क्षमता से भी लैस कर सकती हैं। पर शुक्र है किसी का भी सीक्रेट सर्विस की इस अहम पोजीशन का फायदा उठाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी नहीं, कम से कम संबंधित कानून में संशोधन हो जाने तक तो नहीं। सीक्रेट सर्विस धारा 3056 के तहत काम करती है, जिसके मुताबिक इस एजेंसी को किसी भी दूसरे विभाग के तहत मर्ज करना गैर कानूनी है। यानी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रहेगा तब तक उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित सीक्रेट सर्विस का वजूद भी गारंटेड है। वीडियो में दिखाई जाने वाली सीक्रेट सर्विस की कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा ऑसम लगी? क्या कोई और भी ट्रिक है जो हमने इस वीडियो में ना दिखाई हो? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। अगर सीक्रेट सर्विस वालों ने मुझे उठाया नहीं तो क्या पता आगे की किसी वीडियो में हम वो ट्रिक दिखा दें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।